गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको 11th 12th अकाउंट स्टेट के वीडियो को आप तक पहुंचाता रहता हूं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरीका बताऊं जिसकी सहायता से आप अच्छी तरह से अकाउंट और स्टेट के सभी पाठों को सीख सकें। तो दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब करवाइए। आपके सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमने अकाउंट में पार्ट 6 साझेदार की निवृत्ति वो शुरू किया था और उसका एक वीडियो हमने देख लिया है, जिसमें हमने क्या सीखा है उसके का पहले हम 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने साझेदार की निवृत्ति के संयोग, साझेदार की निवृत्ति के कारण और साझेदार की निवृत्ति के बाद की आश्रय उसको सीखा था। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, साझेदार की निवृत्ति के 2 संयोग थे, भारतीय साझेदारी अधिनियम के द्वारा और दूसरा साझेदार की निजी कारणों से स्वैच्छिक निवृत्ति। उसके बाद भारतीय साझेदारी अधिनियम कानून के अनुसार साझेदार की निवृत्ति के कारण, उसमें अलग अलग हमने 6 टॉपिक को सीखा था। सर्वसम्मति से, करार द्वारा, कानून द्वारा, नोटिस द्वारा, साझेदार की मृत्यु होने पर, साझेदार की दिवालिया होने पर और अन्य साझेदारों द्वारा मुक्त किया जाए तब। उसके बाद के टॉपिक में हमने सीखा था दोस्तों साझेदार को के निवृत्ति के बाद की असर, यानी जब साझेदार निवृत्त हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या क्या असर देना होता है। तो सबसे पहले तो लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन और चालू साझेदारों को लाभ। दूसरा, एकत्रित हुआ जो अनामत या लाभ हानि है उसका वितरण करना या अवास्तविक संपत्तियां है उसे अपलिखित करना, संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करना, ख्याति संबंधित असरे। उसके बाद सब होने के बाद पूंजी खाता बंद करके जो निवृत्त साझेदार है उसके भुगतान पात्र रकम को निश्चित करना और सबसे लास्ट में भुगतान पात्र रकम को या तो भुगतान कर देना या तो पेढ़ी में लोन के रूप में रखना। तो ये था दोस्तों जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से इस पाठ में कितने खाते बनाने हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेप हैं और ख्याति संबंधित असरे, जो पूरे पाठ में आपको इसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना है। आज का वीडियो अच्छी तरह से अगर आप देख लेंगे तो ये पाठ आप आसानी से सीख सकते हैं। तो क्या है खास आज की वीडियो में? सबसे पहले तो प्रश्न में तैयार करने योग्य आवश्यक खाते। दोस्तों, पार्ट 5 की तरह ही पार्ट 6 में आपको पहले से एक पक्की तलपट दिया होगा और समायोजन दिए होंगे। बस फर्क इतना है कि पहले से जो पक्की तलपट दिया होगा उसमें 3 साझेदार होंगे और उन 3 साझेदार में से कोई एक साझेदार निवृत्त हो रहा होगा। यानी हम जब नई पक्की तलपट बनाएंगे तो उसमें 2 साझेदार बचेंगे। तो खाते कितने बनाने हैं आपको? तो खाते कंपलसरी 4 खाते तो है ही। कभी कभी अगर चालू खाता होगा तो आपको 5 खाते बनाने होंगे, लेकिन फिलहाल मैं 4 खातों की बात कर रहा हूं, क्योंकि लगभग सभी सवालों में 1 या 2 सवालों को छोड़कर बाकी सभी सवालों में आपको कंपलसरी 4 खाते बनाने हैं। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता आधे आधे पेज का बना लेंगे आप, आसानी से हो जाएगा। कभी भी किसी भी सवाल में कोई जगह कम नहीं पड़ेगा, इनफ पर्याप्त जगह है वो। तो आधे पेज का आपको पुनः मूल्यांकन खाता, आधे पेज का साझेदारों का पूंजी खाता, दूसरे पेज पर 6 से 8 लाइन का रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता और 15 से 18 लाइन का नया पक्की तलपट, यानी निवृत्ति के बाद की नई पक्की तलपट। दोस्तों, ये बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है कि इतना बताने के बावजूद भी बच्चे पूछते हैं और गलती करते हैं। तो अगर हम ध्यान से समझ लेंगे, सीख लेंगे तो आगे पूरे चैप्टर में फिर इस बात को जिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद प्रश्न को हल करने के महत्वपूर्ण स्टेप्स ये आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे स्टेप सेम टू सेम यही स्टेप हमने पार्ट 5 में अप्लाई किया है और पार्ट 5 में सीखा है। फिर भी एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। पहला स्टेप नॉर्मल हमारा बेसिक स्टेप जो हम पार्ट 5 में हमेशा करते आए हैं, पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते के उधार में शेष आगे लाए लिखेंगे। वो भी कहाँ से? तो देख कर लिखना है। आपको जो पहले से पक्की तलपट दिया है उस पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में आपको पूंजी मिलेगा तीनों साझेदार का, क्योंकि तीनों साझेदार ही पुराने हैं, और संपत्ति लेना में आपको रोकड़ और बैंक का शेष मिलेगा। तो आपको पहला स्टेप में क्या करना है? सबसे पहला काम कि पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते के उधार में आपको शेष आगे लाए लिखना है। दूसरे स्टेप में सभी अनामत या जो भी एकत्रित लाभ हानि है उसका वितरण पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में करके आपको पूंजी खाते या चालू खाते के जमा में लिखना होगा। चालू खाता नहीं होगा तो पूंजी खाते के जमा में, अगर चालू खाता होगा तो चालू खाते के जमा में लिखना होगा। अब वो अनामतें में क्या क्या आ सकता है? तो अनामत फंड, आकस्मिक फंड या सामान्य अनामत
पूंजी अनामत, इन सब का नाम मैंने पहले इसलिए लिया कि इनके ऊपर कोई समायोजन नहीं होता। आकस्मिक फंड, सामान्य अनामत, पूंजी अनामत, अनामत फंड, इन सब पर कोई समायोजन नहीं होता, ये पूरा डायरेक्ट बांट देना होता है। उसके बाद कारीगर मुआवजा अनामत, विनियोग वृद्धि कमी फंड या विनियोग अनामत, ये दो ऐसे हैं जिसको भी बांटना ही होता है, लेकिन उस पर ध्यान देना होता है क्योंकि उस पर कभी कभी समायोजन भी होता है। तो समायोजन में होगा तो उतना माइनस करने के बाद अगर बचेगा तो बांटेंगे, कम पड़ेगा तो हम पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखेंगे। इसलिए मैंने उन दोनों का नाम बाद में लिया। किसका किसका? तो विनियोग वृद्धि कमी फंड, जिसको आप विनियोग अनामत भी कहते हैं, और कारीगर मुआवजा अनामत या कारीगर मुआवजा फंड, इस पर कभी कभी समायोजन होता है। बाकी अनामत फंड, पूंजी अनामत, सामान्य अनामत, इन पर कोई समायोजन नहीं होता। इसे देखते ही तुरंत पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर पूंजी खाते या चालू खाते के जमा में लिखेंगे। दोस्तों तीसरा स्टेप, ख्याति विज्ञापन अभियान खर्च और लाभ हानि की उधार शेष। दोस्तों उधार शेष, लाभ हानि के जमा शेष होगा तो वो भी अनामत की तरह ही पूंजी खाते या चालू खाते के जमा में बांटा जाएगा, लेकिन लाभ हानि की उधार शेष जो संपत्ति लेना में दिया होता है, जरूरी नहीं कि उधार लिखा ही हो, संपत्ति लेना में दिया है तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि वो उसकी उधार शेष है। तो ख्याति विज्ञापन अभियान खर्च और लाभ हानि की उधार शेष, संपत्ति में जाकर ये तीन नाम चेक करना है। इन तीनों में से आपको कोई भी दिखाई दे तो उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में अपलिखित करके, यानी वही बांट कर, लेकिन उसे अपलिखित करना कहते हैं, अपलिखित करके पूंजी खाते या चालू खाते के हम कौन से पक्ष में लिखेंगे? उधार पक्ष में लिखेंगे। तो ये हमारा 3 बेसिक स्टेप है जो हमें रोज ही करना है दोस्तों, याद रहेगा। सबसे पहले शेष आगे लाए पूंजी के जमा में और रोकड़ के उधार में, दूसरे नंबर पर अनामत को बांट देना है और उसे पूंजी खाते या चालू खाते के जमा में लिखना है। किसको बांटना है? तो पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में, और तीसरे नंबर के स्टेप में आपको संपत्ति लेना में जाकर 3 नाम, ख्याति विज्ञापन अभियान खर्च और लाभ हानि के उधार से, उनमें से कोई भी दिखाई दे तो उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में अपलिखित करके उसे पूंजी खाते या चालू खाते के उधार में लिखना। तो ये हो गया आपका बेसिक 3 स्टेप। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, ख्याति संबंधित स्थायी असर। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि बच्चे कहीं अटकते हैं, उनको कुछ मुश्किल लगती है तो ख्याति वाले टॉपिक में, पार्ट 5 में भी हम ख्याति के मुद्दे से ही थोड़ा परेशान थे, लेकिन उसका भी आप बार बार रिवीजन करेंगे तो उतना कुछ खास नहीं है। और इस पाठ में तो ख्याति का मुद्दा और भी कम है, उसमें तो रोकड़ में लाएगा, रोकड़ में लाने में असमर्थ होगा, थोड़ा रोकड़ में लाएगा, थोड़ा रोकड़ में असमर्थ होगा, ऐसे 3 तरह के पॉइंट हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, पूंजी लाने ले जाने की भी बात नहीं है, वो तो भुगतान पत्र रकम हम लास्ट में डिसाइड करेंगे, वो तो अलग बात है। ख्याति संबंधी असर में पहले लिखा क्या है वो देखिए, निवृत्त साझेदार के भाग की ख्याति उसे चालू साझेदार अपने लाभ के प्रमाण में लाकर देंगे जिसकी प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। सबसे पहले निवृत्त साझेदार को चालू साझेदार ख्याति लाकर क्यों देंगे? तो दोस्तों निवृत्त साझेदार पेढ़ी छोड़कर जा रहा है और इतने दिन तक पेढ़ी में उसने भी काम किया है, और जिस पेढ़ी की अगर ख्याति मार्केट में है, बाजार में पेढ़ी की ख्याति है, तो उसमें उसका भी हाथ है, उसका भी रोल है। तो अगर वो पेढ़ी छोड़कर जा रहा है तो वो भी अपने भाग की ख्याति मांगेगा और उसे पुराने साझेदार अपने लाभ के प्रमाण में लाकर देंगे, क्योंकि उसके जाने की वजह से उसके हिस्से का लाभ भी अब उन चालू साझेदारों को मिलने वाला है जो पेढ़ी में चालू रहने वाले हैं। चालू मतलब वो वाला चालू नहीं कि वो बहुत चालू है, चालू का मतलब जो अब कंटिन्यू करने वाले हैं पेढ़ी को, उसके जाने के बाद भी वो पेढ़ी चलाने वाले हैं, वो चालू साझेदारों को लाभ होगा उस साझेदार के जाने की वजह से। और लाभ होगा इसलिए वो अपने लाभ के प्रमाण में उस निवृत्त साझेदार को उसके भाग की ख्याति देंगे। और जिसका रोजनामचा कुछ इस तरह से होगा, कौन लाकर देगा? तो चालू साझेदार लाकर देंगे। और किसको देंगे? तो निवृत्त साझेदार को देंगे। तो रोजनामचा होगा चालू साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार, निवृत्त साझेदार के पूंजी या चालू खाते जमा। एज एग्जाम्पल मान लेते हैं कि साझेदार है ए, बी और सी, जिसमें से सी निवृत्त हो रहा है, तो सी के भाग की ख्याति कौन लाकर देगा? उसे ए और बी लाकर देंगे। कौन से प्रमाण में लाकर देंगे? तो लाभ के प्रमाण में लाकर देंगे। दोस्तों फिर लाभ के प्रमाण के बारे में भी चर्चा करूंगा मैं आगे। फिलहाल अभी सी को कौन ख्याति लाकर देगा? ए और बी लाकर देंगे। तो रोजनामचा क्या बनेगा? ए के पूंजी या चालू खाते उधार, बी के पूंजी या चालू खाते उधार और सी के पूंजी या चालू खाते जमा लाभ के प्रमाण में। फिर एक नोट लिखा है दोस्तों, क्योंकि पार्ट 5 में भी 16वें सवाल में ऐसा हुआ था, इस पार्ट में 3-4 बार ऐसा होगा कि यदि चालू साझेदारों में से किसी को लाभ के बदले त्याग हो, यानी लाभ का हमने सूत्र अप्लाई किया, लाभ ज्ञात करने गए और किसी चालू साझेदार को लाभ के बदले त्याग हो गया, लाभ होने के बदले उसे उल्टे त्याग हो गया, तभी जो रोजनामचा ऊपर दिखाई दे रहा है वो बदलकर ऐसा हो जाएगा। या तो फिर आप ये याद ही मत करिए, यही हमेशा के लिए याद करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार, त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी या चालू खाते जमा। यानी कहने का मतलब पहले 2 नाम ऊपर थे, ए और बी के पूंजी खाते उधार और सी का पूंजी खाता जो निवृत्त साझेदार था वो जमा था। तो सी निवृत्त साझेदार तो हमेशा जमा ही होगा, लेकिन ए और बी हमेशा उधार होंगे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर लाभ ज्ञात करते समय मान लीजिए कि बी को लाभ के बदले त्याग हो गया,
तो वो क्यों ला कर देगा, उसे उल्टे भी उसे मिलना चाहिए। तो किससे मिलना चाहिए, तो सिर्फ ए को लाभ हुआ तो ए से मिलना चाहिए। यानी ऐसे सिचुएशन में अगर ए बी का हमने लाभ निकाला और मान लीजिए कि बी को त्याग हो गया, तो रोजनामचा बदलकर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए के पूंजी या चालू खाते उधार और बी के पूंजी या चालू खाते जमा, सी के पूंजी या चालू खाते जमा। यानी तब जमा में 2 नाम हो जाएंगे और उधार में सिर्फ एक ही नाम रह जाएगा। तो वो भी आपको कभी कभी ऐसा भी होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न उठता है कि ख्याति की असर हम कौन से प्रमाण में देते हैं, तो लाभ के प्रमाण में। अब ये लाभ का प्रमाण कब निकालना है और कब नहीं निकालना है, तो पार्ट 5 की तरह ही है दोस्तों, सेम टू सेम। 4 उसके अलग अलग मेथड है, 2 बार आपको नहीं निकालना पड़ेगा और 2 बार आपको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों कब नहीं निकालना पड़ेगा, तो जब प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ पुराना अनुपात दिया हो, उसके अलावा और कोई अनुपात नहीं दिया हो, तो आपको लाभ के अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, वही उनका पुराना अनुपात, वही उनका लाभ का अनुपात कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि उनका पुराना अनुपात है ABC का 3:2:1, मान लीजिए कि C निवृत्त हो रहा है, तो ये 3:2 ही उनका पुराना अनुपात कहलाएगा और वही उनका लाभ का प्रमाण कहलाएगा। तो पहला कि जब सिर्फ पुराना अनुपात दिया हो तो आपको लाभ निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब प्रश्न में चालू साझेदार जब प्रश्न में निवृत्त साझेदार अपने भाग में से, जब प्रश्न में निवृत्त साझेदार अपने भाग में से, तो में से वर्ड लिखा होगा या तो लिखा होगा चालू साझेदार निवृत्त साझेदार के भाग में से इतना प्राप्त करेंगे, यानी में से वर्ड लिखा होगा तो भी आपको लाभ निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी हर बराबर नहीं हुआ तो हर को बराबर करने के लिए शायद गुना करना पड़ सकता है किसी संख्या से ऊपर नीचे, लेकिन आपको लाभ निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट लाभ माना जाएगा। ये 2 सिचुएशन ऐसी थी जब आपको लाभ नहीं ज्ञात करना है। अब कब ज्ञात करना है, तो जब प्रश्न में आपको पुराना और नया दोनों अनुपात दिया हो तो आपको लाभ निकालना कंपलसरी है। क्या सूत्र होगा, तो आपको त्याग का पता था, पुराना माइनस नया, तो लाभ का क्या होगा, नया माइनस पुराना, यानी साझेदार का लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। तो ये पहला सिचुएशन जब आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा कब निकालना पड़ेगा, तो जब निवृत्त साझेदार के भाग का अमुक भाग पुराने साझेदार प्राप्त करेंगे, यानी का वर्ड लिखा हो, तो उस सिचुएशन में भी आपको लाभ निकालना पड़ेगा और तब लाभ बराबर निवृत्त साझेदार का भाग गुणे उसमें से जो भाग वो चालू साझेदार प्राप्त कर रहे हैं वो भाग से हम गुना करेंगे, तब हमें लाभ का प्रमाण मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, अच्छी तरह से याद कीजिए। जिन्होंने पार्ट 5 नहीं सीखा है, डायरेक्ट पार्ट 6 से सीखने वाले हैं, तो वो भी सीख सकते हैं। बस आज की वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो करें, उसको अच्छी तरह से समझें और याद करें। क्या याद करना है, तो प्रश्न को हल करने के महत्वपूर्ण जो 3 स्टेप है, जो डेली रोज ही होगा, हर सवाल में होगा वो, और उसके बाद ख्याति संबंधित असरे, उसमें भी 2 ही रोजनामचा है। अगर देखने जाए तो ये अगर ये नहीं भी याद करेंगे तो आप खाली इतना भी याद रखेंगे, लाभ प्राप्त करने वाला उधार और त्याग करने वाला जमा, तो पूरे पाठ में वही चलेगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। लाभ कब ज्ञात करना है और कब नहीं ज्ञात करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। बस इसी तरह से आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाते रहे। थैंक यू सो मच।